हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाले एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पीएफटी को, जिसका फुल फॉर्म है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है ने पीएफटी को इनोवेट किया 1846 के अंदर। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्यों किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इसकी टाइमिंग होनी चाहिए और किन कंडीशन में ये करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए, वो हम आज देखेंगे। पीएफटी आर यूजफुल assessing functional status and respiratory system, both physiological and pathological condition। कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है या एलएफटी लंग फंक्शन टेस्ट है, ये दोनों ही सिचुएशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन को आकलन करने में, असेस करने में काम में ली जाती है। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं लंग्स की, सांस लेने की, सांस छोड़ने की, उन पे डिपेंडेंट होती है। वो मेजरमेंट्स या तो कम हो जाती हैं या ज़्यादा। जब पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी टेस्ट करते हैं, तो उसका ये मशीन होता है, ठीक है। नोज को एकदम पिंच कर दिया जाता है ताकि एयर जो है वो कहीं और से ना निकले। माउथ जो है वो माउथ पीस पे एकदम अच्छे से प्रेस्ड होता है कि एयर जो है वो कहीं से भी लीक ना हो। इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है। क्या क्या चीज़ हम इसमें देखते हैं? इसमें हम देखते हैं लंग वॉल्यूम, कि लंग्स की जो वॉल्यूम है, बेसिक में पढ़ा था कि टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम तो क्या है कि एक नॉर्मल बेसिक चीज़ है कि नॉर्मली हम कितना सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो 500 है। तो वैसे ही कुछ कैपेसिटीज़ हैं कि मैक्सिमम कोई चीज़ की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, कोई चीज़ में लंग्स की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, वो उसकी कैपेसिटीज़ में आता है। लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम के अंदर कौन कौन से वॉल्यूम हम देखेंगे? एक टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पायरेशन, रिजर्व वॉल्यूम, एक्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है रिजर्व वॉल्यूम। ये चार वॉल्यूम हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इन चार वॉल्यूम से मिलकर कैपेसिटी बनती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम है कि इजीली नॉर्मल जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो सांस लेना और सांस छोड़ना नॉर्मल तरीके से, तो उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 500 ml है, ठीक है। वो लगभग 500 ml होता है। उसके बाद में IRV, इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम। IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना है? 1000 ml, ठीक है। नॉर्मल हम जैसे सांस ले रहे हैं, ये टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम एक साथ रिजर्व, कितना मैक्सिमम रिजर्व कर सकते हैं, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो 3000 होता है। उसके बाद में आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेशन के टाइम पे, एक्सपिरेशन का टाइम मतलब श्वास बाहर निकालने का जो मैक्सिमम है कि हम कितना सांस बाहर निकाल सकते हैं, वो जो वॉल्यूम है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ERV होगा। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग, ये जो बाहर निकाल रहे हैं ये होती है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका जो अमाउंट है वो लगभग 1000 ml। ठीक है। तीसरा आता है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम इसमें क्या आता है इसमें क्या आता है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद में भी जो हमारे लंग्स के अंदर एयर बसती है उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 1000 से 1500 ml। जो बच जाती है वो 1000 से 1500 ml होती है। ठीक है। इन चीजों को देख लेते हैं कि कैसे ये काम करती हैं। ठीक है। ठीक है। ये है हार्ट, ये है लंग्स, एक ये, ठीक है, ये इसका ठीक है हो गई। अब हमें करना है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए हमें उसकी ये 4 वॉल्यूम है, ये 4 वॉल्यूम लंग्स में समझने हैं कि कैसे। मानो एक पोर्शन हमने ये ले लिया यहां से, ठीक है, तो यहां पे हमें मिलेगी एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, एल्वियोलाइज होती हैं। ये हो गई एल्वियोलाइज। ठीक है। एक एल्वियोलाई हमने उठाया। अब एल्वियोलाई का ये जो स्पेस है, ये जो जगह है एल्वियोलाई की, ये रेस्पिरेशन में इसका कोई लेन देन नहीं होता। इस ट्यूब्यूल का जो एल्वियोलाई के साथ में कनेक्ट रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं डेड स्पेस। क्वेश्चन आता है डेड स्पेस कहाँ होता है, कौन सी जगह होती है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो इस जगह को बोलते हैं डेड स्पेस। अब इसके बाद में हमें चलना है टाइडल वॉल्यूम पे। टाइडल वॉल्यूम मान लो ये एक नॉर्मल है, हमारे इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सप्रेशन के टाइम पे ये स्ट्रक्चर है एक एल्वियोलाई की, और इसमें हवा भरी है 500 ml। ठीक है। अब पहला आता है इंस्पिरेशनल वॉल्यूम। अगर हम लंबा सांस लेंगे तो ये जो एल्वियोलाई है इसका साइज और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन बढ़ के कितना हो जाएगा, 3000 ml। इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। ठीक है। इसके बाद में सांस लिया, अब सांस छोड़ेंगे। मैक्सिमम जो सांस हम छोड़ सकते हैं उतना सांस अब हम छोड़ेंगे। ये नॉर्मल वैल्यू, ये हमने छोड़ दिया। तो इससे ये तो बढ़ा था और ये घटा। ठीक है। तो ये कितना घट रहा है, 1000 ml। 1000 ml तक ये घट जाता है। ठीक है। अब एक चीज बच जाती है कि रिजर्व वॉल्यूम क्या रह गई। अब रिजर्व वॉल्यूम ये है कि जितना हम छोड़ सकते थे, बाहर निकाल सकते थे, जितना इसको सिकोड़ सकते थे सिकोड़ चुके हैं। अब जो बच गया स्पेस है जिसमें अभी भी हवा भरी हुई है, ये होती है
रिजर्व वॉल्यूम की टोटल एक्सपिरेशन के बाद में भी कोई एयर बचती है उसको बोलते हैं रिजर्व, कि अब ये रुकी रहेगी उतना तो रहती ही रहती है, वो रहती है लगभग 1000 से 1500। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक, इसको हमने एक एल्यूलाई के साथ सारा समझ लिया। ठीक है, अब आती है वाइटल कैपेसिटीज, मींस वाइटल कैपेसिटी इन देश में कि इनसे मिलके कुछ कैपेसिटीज बनती हैं, वो कैपेसिटी क्या क्या होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। पहला है इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम के बाद में कैपेसिटी, तो इंस्पिरेशनल कैपेसिटी अब हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि टोटल जो इंस्पिरेशन है उसको इसमें काउंट करेंगे, टाइडल नॉर्मल जितना था उतना प्लस इंस्पिरेशनल वॉल्यूम, टाइडल 500 था प्लस इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम कितनी हुई 3000, कितना हुआ 3500 ml। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लंग्स की इंस्पिरेशनल कैपेसिटी का, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम पूछा है कि कैपेसिटी पूछा है, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करती हैं, तो हमें ध्यान रखना है इंस्पिरेशनल कैपेसिटी क्या है, तो वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम को दोनों को जोड़ देंगे, याद है। इसके बाद में है फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो बची हुई वॉल्यूम है वो। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी जो है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 प्लस रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1500, कितना हुआ 2500 ml। ठीक है, इसके बाद में है वाइटल कैपेसिटी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं फंक्शनल और वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी है इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम जो होती है 3000 प्लस टाइडल वॉल्यूम बीच का है, काउंट होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ लिया था यहाँ पे 1000, इसमें हमने ऐड किया, टोटल कितना बना 3 4 4500 ml जो है वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी बहुत सी बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है ये सवाल आ सकता है, या फिर वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आएगा इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट्स 4500 ml हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है टोटल लंग कैपेसिटी, कि जितनी भी वॉल्यूम और कैपेसिटी है ये सब अगर एक जगह हो जाए तब बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये सारा जब मिल जाएगा तो बनेगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर होगा टाइडल वॉल्यूम एक जोड़ दिया, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 प्लस रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम अगर 1500 लेके चले, क्योंकि 1000 to
1500 तक होता है। तो ये टोटल कितना बना, ये गया इसके साथ 2 3, टोटल 6000 ml। ये है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो होती है 6000 ml। लेकिन ये है मेल्स की, अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके लंग्स का जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम होता है 450 से 500 ml, मीन्स 450 टू 500 ml ये होता है। लंग्स उनके छोटे होते हैं और ये जो वॉल्यूम है ये भी उनमें कम रहते हैं, इसलिए उनका जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम होता है। अब इसको ग्राफ से समझें तो कैसे समझेंगे, ग्राफ में इसी पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये इधर वॉल्यूम 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 टोटल तक, ठीक है। एकदम मिड में ये हमने मान लिया एक कॉमन लाइन, ठीक है। यहां से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, ये हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग है ये है टाइडल वॉल्यूम जो होती है 500 ml, ठीक है। इसके बाद में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर हमने एकदम से सांस लंबा लिया वो हो गई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सांस अंदर लेने वाली मैक्सिमम जो क्षमता है वो, ये हो गई 3000 ml। फिर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेशन हम कम कर पाते हैं, जितना हम इंस्पिरेट कर सकते हैं एक साथ उतना हम एक्सपिरेट नहीं कर सकते, कम करते हैं। इसलिए मान लो ये हमने ये किया, थोड़ा कम कर लेते हैं जी। ये हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि कितनी आ जाएगी 1000 ml, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो एरिया बच गया, ये एयर हमेशा मेंटेन रहती है लंग्स के अंदर, इसको बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम। जितना जो वॉल्यूम है, इतनी जो अमाउंट है हवा की वो हमेशा लंग्स के अंदर मेंटेन रहती है, इसको बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होती है 1500 ml अराउंड, ठीक है। ये हो गए वॉल्यूम की पीएफटी किन किन कंडीशंस में की जाती है। कोई भी लंग डिजीज है उसको डायग्नोस करने के लिए कि उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके किस वॉल्यूम में कहाँ उसमें दिक्कत आ रही है वो जानने के लिए, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे, डिजीज के एक्सटेंड होने से बचा सकेंगे, ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हम जान सकेंगे, और जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसके कितने आउटकम आ रहे हैं वो भी हमें इससे पता चलता है। फिर उसके बाद में कौन कौन सी बीमारियों के डायग्नोसिस में ये हमारी हेल्पफुल है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, एम्फाइमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो अभी मैंने भेजी थी आपको वीडियो, लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब पीएफटी किया जाता है तो उसमें पेशेंट को बैठा के किया जाता है, सिटिंग अपराइट, इस तरीके से पेशेंट को
सिटिंग अपराइट रखा जाता है। दूसरा, गुड सील अराउंड द माउथ पीस एंड नोज, ठीक है, माउथ को और नोज को एकदम अच्छे से सील किया हुआ होता है ताकि एयर लीक ना हो और मशीन प्रॉपर रीडिंग दे, ठीक है। रैपिड इनहेल मैक्सिमली, क्या करवाया जाता है, इनहेल करवाया जाता है और एक्सेल भी करवाया जाता है। विदाउट एनी डिले ब्लो आउट एज हार्ड एज फास्ट पॉसिबल, ब्लो आउट कितना ज्यादा कर सकते हो। द एक्सेल अंटिल द पेशेंट कांट ब्लो नो मोर, एक्सेल तब तक करवाया जाता है जब तक वो अपना पूरा जितना एयर वो निकाल सकता है उतना ज्यादा ना निकाल दे। एक्सपिरेशन शुड बी कंटिन्यू एटलीस्ट 6 सेकेंड, लिखा है एक्सपिरेशन जो है वो 6 सेकंड का कम से कम होना चाहिए। एक्सपायरेशन का मतलब बाहर निकालने वाली जो प्रोसेस है हवा को, वो लगभग 6 सेकंड की होनी चाहिए। मतलब यह है कि एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है वो लगभग 6 सेकंड में पूरी होती है, तो कोशिश की जाए कि एक्सपिरेशन अपने 6 सेकंड तक वो कंटिन्यू रख सके। और बच्चों के अंदर ये जो एक्सपिरेशन का टाइम है वो 3 सेकंड का होता है। इसके बाद में रिपीट एटलीस्ट 3 टेक्निकल एक्सेप्टेबल टाइम्स विदाउट कफ। अगर खांसी हो गई है बीच में तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। एयर लीक किया है बीच में, मुंह खोल दिया ना खोल दिया, वो भी मान्य नहीं किया जाएगा। अगर शुरुआत में कुछ भी इन स्टेप्स में अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो वो पीएफटी आपकी एकदम सही नहीं है, उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो इतने सारे प्रोसीजर में लगभग 15 मिनट लगती है वैसे, लेकिन अगर ये चीज़ें होंगी तो इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, जैसे किसी पेशेंट को हिस्ट्री है एमआई की, रीसेंट हिस्ट्री है एमआई की, तो उसको नहीं करवाना, क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है पीएफटी करने में, और इतना एफर्ट एमआई के पेशेंट को रखना जरूरी नहीं है उतने एफर्ट पे, नहीं तो उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो खत्म हो सकती है। ऑन O2, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी ऑक्सीजन पे होगा उसको भी नहीं रखना, उसके लिए रीशेड्यूल करो, जब वो ठीक हो उसके बाद में करवाएं उसका। रेटिनल डिटैचमेंट हो, रेटिनल डिटैचमेंट होता है कि रेटिना की जो स्किन है, जो रेटिना है वो अपने स्क्लेरा से छूट जाता है, उस सिचुएशन में भी ये नहीं करवाना चाहिए। एक है न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स में भी नहीं करवा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये जो प्रोसीजर है ये नहीं करवाना चाहिए, ठीक। इंक्रीज्ड आईसीपी, जिस पेशेंट का आईसीपी ऑलरेडी इंक्रीज है उसको भी नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जो हमने आज पढ़ी। थैंक यू।